हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं दोस्तों PYQ सीरीज़ पार्ट 5 का लेक्चर नंबर 5। देखिए कितना बढ़िया है कि सीरीज़ 5 और लेक्चर नंबर 5 मतलब अब से हमने 1 से लेकर 4 तक के लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और इनका प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर बना हुआ है। आप जाके उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, वहाँ से अपने जीके को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई और नहीं, परमार एसएससी के नोट्स हैं, डिजिटल नोट्स, जो कि टोटल हिंदी मीडियम्स में ये हम कर रहे हैं। कि जहाँ पर दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा बच्चों को पढ़ने को कि परमार सर पे कि सर आप हमेशा इंग्लिश में पढ़ाते हैं, इंग्लिश में हिंदी मीडियम के बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो हिंदी के नोट्स ये पूरे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि नागरिकों के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है क्योंकि ये जो है वो समानता का अधिकार है। आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है कि समानता का अधिकार कहता है कि हम नागरिकों के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर उन पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद, अब देखो ये जो मौलिक अधिकार हैं इसमें अनुच्छेद 12 से स्टार्ट होता है हमारा मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। तो आर्टिकल 12 की बात करते हैं, अनुच्छेद 12 की। तो ये क्या है, राज्य की परिभाषा के बारे में बात करता है। अब देखो राज्य क्या है, एक्चुअली में राज्य जो है वो राज्य कुछ और नहीं बल्कि संसद एवं केंद्र सरकार तथा राज्यों का विधानमंडल एवं राज्यों की सरकार, स्थानीय प्राधिकरण और अन्य प्राधिकरण से मिलकर क्या बना है, एक राज्य। फिर बात करते हैं यहाँ से अनुच्छेद 13 की। तो अनुच्छेद 12 जो है वो राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है। मोस्टली आप लूसेंट की बुक देखेंगे तो उसमें अनुच्छेद 12 नहीं दिया गया है ना। आर्टिकल 13 के बारे में बताते हैं क्या, कि संविधान पूर्व जो कानून नियम थे वही रहेंगे। संविधान पश्चात संसद या राज्य के विधानमंडलों के द्वारा जो भी नियम हैं, कानून बनाए जाते हैं या राष्ट्रपति या राज्यपाल का अध्यादेश, इन सभी कानूनों से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दी गई है। राज्य को ऐसे कानून नहीं बनाने चाहिए जो संविधान के अनुरूप नहीं हो, और अगर कानून का मसौदा किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के साथ हस्तक्षेप करता है तो उक्त कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 13 में दिया गया है। फिर यहाँ अनुच्छेद 14 से दिया गया है, अनुच्छेद 14 से दिया गया है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार और विधियों का समान संरक्षण, ये अनुच्छेद 14 में दिया गया है। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। तो जो समता का अधिकार है, ठीक है, वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया गया है ये हमारे संविधान में। ठीक है, इक्वलिटी का अधिकार। तो अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार, और अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। मतलब हम इनके आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब देखो 15 के कुछ पार्ट दिए गए हैं कि 15 के 1 में लिखा हुआ है कि राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। 15 के 2 में है कि प्राइवेट व्यक्ति भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, दुकान, जैसे कि प्राइवेट का मतलब दुकान, रेस्टोरेंट, होटल, मनोरंजन, कुआं, नदी घाट, रोड आदि जगह पर कोई भेदभाव नहीं होगा। इसमें 15 के 3 में लिखा है कि इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्यों को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि बच्चों के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो और 15 के 4 में लिखा है इस अनुच्छेद में या तो अनुच्छेद 29 के खंड 2 में कुछ भी राज्य को नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा। ठीक है, किसी भी नागरिक को। अनुच्छेद 16 फिर दिया गया आर्टिकल 16 के लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के बारे में बात करता है, जहाँ पर कहता है कि हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलेगा। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर या वंश क्रम के आधार पर कोई व्यक्ति पर भेदभाव नहीं हो सकता है कि नहीं तुम्हारा रंग ऐसा है, तुम्हारी जाति अलग है, इसके आधार पर आप किसी व्यक्ति पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। मतलब इसमें होता है अवसर की समानता, जो ये लिखा है अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 में देखने को मिलता है। आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, जो कि बाबा साहेब ने सबसे पहले ये लाए थे, अनटचेबिलिटी। उसके बाद अनुच्छेद 18 कहता है एंड ऑफ द टाइटल, उपाधियों का अंत। ठीक है, अगर दोस्तों आपको इंग्लिश मीडियम में भी नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता देना कि इंग्लिश मीडियम के आपको नोट्स मैं उनके भी प्रोवाइड कर दूंगा, और टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाके आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्वेश्चन दूसरा है कि भारतीय संविधान के किस में मौलिक अधिकारों की कानूनी परिवर्तन के प्रावधान हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में जो है वो मौलिक अधिकारों के कानूनी परिवर्तन के प्रावधान दिए गए हैं।
अनुच्छेद 32 में, जिसमें कि 5 प्रकार की रिट्स दी गई हैं। और रिट जो है संविधान में यूके से ग्रहण की गई है। कहाँ से? यूनाइटेड किंगडम, मतलब ब्रिटेन से। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 में टोटल 5 रिट दी गई हैं, जिसमें कि पहली रिट है, आप देख सकते हैं, जिसमें कि हैबियस कॉर्पस पहली रिट आती है। ठीक है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 रिट्स आती हैं। कौन कौन सी? हैबियस कॉर्पस, जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। दूसरा आती है मैंडमस, बी कमांड। उसके बाद आती है प्रोहिबिशन, टू फॉरबिड, किसी के लिए मना करना। सर्स्योरी, टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। क्यू वारंटो, बाई व्हाट अथॉरिटी ऑफ और वारंटी। और ये जो 5 प्रकार की टोटल रिट्स जारी की जाती हैं, किसके द्वारा? हमारे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 के तहत ये भी इसी प्रकार की 5 रिट जारी करता है। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय है वो आर्टिकल 32 के तहत ये रिटें जारी करता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 28 की। तो आर्टिकल 28 कहता है कि धार्मिक संस्थानों में उपस्थित या कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक पूजा के संबंध में स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा है, हम अल्पसंख्यकों को कमज़ोर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक के बारे में उल्लिखित है। मतलब अनुच्छेद 32 को ही वैसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, लेकिन इस आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा, मतलब हार्ट एंड सोल किसने कहा है? बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा है। अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अब देखो, जो रिट्स मैंने बताई थी आपको वो हिंदी में दी गई हैं। हैबियस कॉर्पस, जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण एक कानूनी आदेश है जिसके लिए हिरासत में लिए गए व्यक्ति को आरोपों का जवाब देने और यह निर्धारित करने के लिए अदालत के समक्ष लोगों की आवश्यकता होती है कि क्या उनकी हिरासत वैध है। मतलब आपने व्यक्ति को जो हिरासत में लिया है वो हिरासत वैध है कि नहीं है। अर्थ क्या है कि वाक्यांश बंदी प्रत्यक्षीकरण आपको शरीर मिलेगा, मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ, इसलिए कहते हैं इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण। आप किसी व्यक्ति की बॉडी लेकर उसे गिरफ्तार कर सकते हैं, बॉडी मतलब उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। नेक्स्ट है परमादेश, जिसको हम बोलते हैं हम आदेश देते हैं। ठीक है, परमादेश यह रिट एक अदालती आदेश है जो किसी सरकारी अधिकारी या संस्था को कानूनी कर्तव्य निभाने या किसी गैर कानूनी कार्य से परहेज करने के लिए मजबूर करता है। यह अंग्रेजी और अमेरिकी आम कानून प्रणालियों में से एक न्यायिक उपाय है। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन, जिसको निषेध बोला जाता है कि हम मना करते हैं। ठीक है, या बी प्रोहिबिट, टू प्रोहिबिट का टू मना करना होता है इसको, है ना। तो इसके बारे में ज़रा देख लेते हैं। तो निषेधाज्ञा क्या लिखा है? ये निषेधाज्ञा एक कानूनी उपाय है जो निचली अदालत, न्यायाधिकरण या प्रोहिबिशन इंग्लिश में आप याद रखेंगे, या प्रशासनिक निकाय को गैर कानूनी तरीके से कार्य करने या उसके अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ने से रोकता है। प्रोहिबिशन वैसे भी मना करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्स्योरी, मतलब उत्प्रेषण। तो इसमें उच्च न्यायालय को निचली अदालत के फैसले या सरकारी एजेंसी की कार्रवाई की समीक्षा करने की अनुमति है। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था सीजीएल में। ठीक है, सर्स्योरी के बारे में कि ऐसा कौन सा आपका जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है प्रावधान रिट है जो कि उच्च न्यायालय को निचली अदालत के फैसले या सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई की समीक्षा करने की अनुमति देता है। तो वो आपका कौन सा है? सर्स्योरी, मतलब उत्प्रेषण, यही है। यह शब्द लैटिन वाक्यांश से आया जिसका अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित होना। लास्ट है अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो, जिसको बोलते हैं बाई व्हाट अथॉरिटी, आपको किसने ये अधिकार दिया है, क्या आपका प्राधिकार क्या है। ठीक है, तो यह एक कानूनी कार्यविधि है जो किसी व्यक्ति के सार्वजनिक या कॉर्पोरेट कार्यालय रखने के अधिकार को चुनौती देती है। क्यू वारंटो शब्द लैटिन में है जिसको ऐसी अधिकार परीक्षा को बोलते हैं क्यू वारंटो। किस प्राधिकार द्वारा या वारंट के लिए है? यह किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से सार्वजनिक पद को धारण किया है तो उसके विरुद्ध यह रिट जारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जून 2023 तक हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो जून 2023 तक हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं इस समय। ठीक है, संविधान की अनुसूची की बात करते हैं तो संविधान में मूल रूप से जो 8 अनुसूची थी, लेकिन बाद में इसको 12 अनुसूची बना दिया गया। बाद में ये कितनी अनुसूची बन गई है? 12। प्रथम अनुसूची जो है वो भारत संघ उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन करता है जिसमें कि राज्य 28 हैं और यूटी 8 देखने को मिलती हैं पहली अनुसूची में। द्वितीय अनुसूची में आप बात करते हैं तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, CAG आदि को मिलने वाले वेतन, पेंशन, भत्ते के बारे में बात करता है। देखो इसके ऊपर एक ट्रिक भी है कि उस ट्रिक को हम बाद में बात कर लेते हैं, फिर ट्रिक भी दी गई है क्योंकि पूरा लिख के बताना पड़ेगा उस ट्रिक को, है ना। और मैं अभी इस टाइम पर लिखूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ हमारा एक्चुअली में जो टॉपिक है इस अनुसूची के बारे में पूरा पढ़ लेते हैं। तो थर्ड अनुसूची है जो संघ राज्यों के मंत्री, सांसद और विधायकों के आदि के शपथ के बारे में, मतलब CAG और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज के बारे में तीसरी अनुसूची में है। तो देखो इस तरीके से ट्रिक है दोस्तों कि आपको अगर कहीं से पढ़ी हो आपने कि SP की शपथ लेकर राज्यसभा प्रतिनिधि अनुसूचित क्षेत्र 5 देखने चल दिए, वहाँ जनजाति की शक्ति और भाषा देख संपत्ति पे कब्जा कर दल बदलना भूल गए। ये मैंने बहुत पहले याद की थी, तब से अभी तक याद है, ठीक है। तो अगर आप ये ट्रिक डालेंगे तो यूट्यूब पर वैसे मिल जाएगी, किसी न किसी ने कराई है। चौथी अनुसूची के बारे में बात करते हैं तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में बात करता है, ठीक है। और पांचवी अनुसूची जो है वो SC ST प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब क्षेत्र के बारे में है। छठवीं अनुसूची जो है वो अमित्र मेघा, जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आदि राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है, ठीक है। अमित्र मेघा आप चाहो तो ATM M से याद रख सकते हो। इसमें मणिपुर नहीं लिया गया, ठीक है, छठवीं अनुसूची में। और सातवीं अनुसूची बताती है हमारी संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के बारे में, जो कि संघ सूची में हमारे कुछ विषय दिए गए हैं। टोटल 97 विषय थे पहले, अब इस समय 100 विषय हो गए हैं। तो संघ सूची के बारे में बात करते हैं। संघ सूची पर सिर्फ संघ का बनाने का काम है, मतलब देश इस पर कानून बना सकती है, जैसे कि रक्षा, बैंक, मुद्रा, विदेशी मुद्रे, कम्युनिकेशन, संचार, ये सब संघ सूची में आते हैं। राज्य सूची में आपकी पुलिस, कृषि, व्यापार, स्वास्थ्य, ये सब राज्य सूची में आएंगे। संवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मापतौल, परिवार नियोजन, जनसंख्या, विवाह और अधिग्रहण, ये सब संवर्ती सूची में आते हैं। संवर्ती सूची के बारे में याद रखेंगे कि इसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से और 2-3 चीज़ें ली गई हैं, क्या क्या, एक तो सिटिंग ली गई है लोकसभा और राज्यसभा की, S से सिटिंग, T से ट्रेड एंड कॉमर्स, और संवर्ती सूची तो फिर ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो इतना भी आप याद रखेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, जिससे कि आपको अपडेट्स आगे की मिलती जाएं। और कम से कम आप आए हो तो अटेंडेंस तब भी लगा दिया करो अपनी, लाइक कर पता चले कि ठीक है आपने देखा है। 8वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं तो ये भाषाएं के बारे में बताता है, जो कि मूल संविधान में हमारी 14 भाषा थी, लेकिन वर्तमान में इस समय 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब जरा भाषाओं के बारे में बात कर लेते हैं। 8वीं अनुसूची में देखो 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा संविधान में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में नमक, जिसको बोलते हैं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, तो उससे 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुर, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया है 1992 में। जब 71 और 21 को जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 92। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी, तो याद रखेंगे बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये भाषाएं जोड़ी गई हैं। 2003 में जो 96वां संविधान संशोधन हुआ है, इसमें ओडिया को उड़िया कहने लगे हैं भाषा को, ठीक है, सिर्फ उसका प्रोनाउंसिएशन हल्का सा अलग कर दिया, लिखने का तरीका। अब हम बात करते हैं दोस्तों शास्त्रीय भाषाओं की। तो भारत में टोटल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, जिसमें कि तू, क्योंकि यही 8वीं अनुसूची में आएगा, तू शुरू तो कर मैं आर्या, तू शुरू तो कर मैं आर्या, तू से तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, ये टोटल 6 आपकी शास्त्रीय भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में दिया गया है दोस्तों भूमि सुधार से संबंधित पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई ये 9वीं अनुसूची थी, जिसमें कि PM नेहरू ने इसके बारे में दिया था 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची आपको 10 से याद रखेंगे, दल बदल कानून जो है ये 1985 का है, तहत जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन में, ठीक है, दल बदल। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत है और 12वीं अनुसूची नगर पालिका है। तो ग्राम पंचायत जो है इसमें 29 विषय हैं टोटल। 73वें संविधान संशोधन 1992-1993 के तहत जोड़ी गई थी। PM उस समय नरसिम्हा राव थे, ठीक है, PM जो है थे PV नरसिम्हा राव थे। 11वीं अनुसूची के तहत जब 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया तो नगर पंचायत 18 विषयों का उल्लेख करता है, जो कि 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ी गई थी, ठीक है। तो 73 और 74 याद रखेंगे आप, एक 1992 में, दूसरा 1993 में। अगला क्वेश्चन है कि दोष रेखाओं की गति के कारण हो सकते हैं।
तो जो दोष रेखा की गति के कारण हो सकते हैं वो होते हैं भूकंप, सिस्मोग्राफिक, है ना। भूकंप की तरंगों के बारे में बात करते हैं अगर एक्स्ट्रा फैक्ट्स में देखो तो तरंगें हमारी कैसी होती हैं, एक तो बॉडी टाइप्स की होती हैं और दूसरा रॉक से जब टकराती हैं तो ये सरफेसेस हो जाती हैं। और जो सरफेस से जो टकराती हैं वो सबसे विनाशकारी तरंगें होती हैं भूकंप की, ठीक है। और अब हम बात करते हैं बॉडी के टकराने पर। देखो क्या है, प्राथमिक तरंगें और द्वितीयक तरंगें दो प्रकार की होती हैं ये भूकंप की तरंगें। प्राथमिक तरंगों को पी वेव्स कहते हैं और द्वितीय तरंगों को सेकेंडरी वेव्स, एस वेव्स कहते हैं। तो पी वेव्स के और एस वेव्स के बारे में जान लेते हैं जरा। देखो क्या है, पी वेव्स ये सबसे तेज चलती है और ये जो है केवल ठोसों में गति करती है। द्वितीयक तरंग पी में क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है, इनका औसत वेग 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। प्राथमिक वेग जो है वो ठोसों में सबसे अधिक, द्रवों में कम, गैसों में सबसे कम होता है। लेकिन द्वितीयक तरंग जो है कोर से पास नहीं कर सकती हैं। प्राथमिक का औसत वेग जो है वो 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है और द्वितीयक का जो है वो कम विनाशकारी होती हैं। प्राथमिक सतह पर पहुंचने वाली पहली तरंगें होती हैं और द्वितीयक जो है भूकंप मापी पर पहुंचने वाली द्वितीयक तरंगें होती हैं, ठीक है। स्ट्रक्टिंग एंड स्क्वीजिंग नेचर होता है इनका पी वेव्स का, प्राथमिक तरंगों का। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि लंबी एल वेव्स जो है वो लंबी सतह तरंगें होती हैं। देखो पी प्राथमिक, एस सेकेंडरी तो हो चुकी हैं, अब आती हैं लब वेव्स, इनको बोलते हैं लंबी सतही तरंगें, ठीक है। सतह और सिस्मोग्राफ तक पहुंचने वाली अंतिम तरंगें होती हैं एल वेव्स। इनका न्यूनतम वेग 1 से 3 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं, केवल पृथ्वी की सतह पर यात्रा करती हैं। इन्हें लब वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है रिएक्टर पैमाना। तो भूकंप की तीव्रता मापने का एक जो यंत्र है वो है रिएक्टर पैमाना, जिसका मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं हम इससे। और मैग्नीट्यूड 0 से 10 तक होता है भूकंप का, जो कि 0 जो है वो सबसे कम होता है, 10 सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां कि पहचान करें कि निम्नलिखित में से सत्य कथन के लिए ट्रू और फॉल्स बताना है, मतलब ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है। तो पहला देखते हैं, ठोस होने पर पिघला हुआ मैग्मा अवसादी चट्टानें बनाता है क्या। तो ठोस होने पर पिघला हुआ मैग्मा अवसादी चट्टानें नहीं बनाता है, ये बनाता है कायांतरित चट्टानें, ठीक है। दूसरा है अग्नेय चट्टानें घुसपैठ या बहिर्वेदी हो सकती हैं, बिल्कुल ये अंतर्वेदी और बहिर्वेदी दोनों होती हैं अग्नेय चट्टानें। अगला है उच्च तापमान और दबाव के प्रभाव में अवसादी चट्टानें सीधे मेटामॉर्फिक में बदल जाती हैं, बिल्कुल सही है। अवसादी और अग्नि दोनों मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाती हैं। उच्च तापमान और दबाव के प्रभाव में अग्नि चट्टानें भी मेटामॉर्फिक में हो जाती हैं, बिल्कुल सही है। तो आपका तीसरा चौथा दूसरा तीसरा चौथा मतलब पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि पहला फॉल्स है, बकाया 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 6वां में लिखा है सभी एक्सोजेनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती हैं। तो जितनी भी एक्सोजेनिक प्रक्रियाएं हैं ये अपनी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती हैं, बहिर्जनक प्रक्रियाएं जिसको बोलते हैं। अंतर्जात प्रक्रियाओं का स्रोत जो है वो घूर्णन और ज्वारीय बल है। आगे बात करते हैं कि घूर्णन और ध्रुवीय पलायन बल ये दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने, ठीक है। आर्थर होम्स जो है वो संवहन धारा या रेडियो धर्मिता के बारे में बात की है। मौलिक ऊष्मा का ह्रास बताता है ये। अगला देखते हैं भू आकृतिक प्रक्रियाएं। तो भू आकृतिक प्रक्रियाएं में पृथ्वी के विन्यास में परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसमें कि भू निर्माण वृद्धि और पतन क्षरण देखने को मिलता है दोस्तों। आगे देखते हैं कि भूमि निर्माण वृद्धि के बारे में बात करते हैं। तो ये लैंड बिल्ड एलिवेट होते हैं और ये पतन क्षरण का मतलब है एरोजन होना। ये जो है भूमि निर्माण वृद्धि ये अंतर्जात मतलब एंडोजेनिक होते हैं और जो बहिर्जात है ये एक्सोजेनिक होते हैं, पतन और क्षरण, इरोजन। अब जरा अंतर्जात और हम बहिर्जात की बात करते हैं। तो अंतर्जात जो है वो मुख्य रूप से भूमि निर्माण करने वाले बल होते हैं। ऊर्जा रेडियोएक्टिव डिके होता है इसमें और मौलिक ऊष्मा भी निकलती है। आगे बात करते हैं डायस्प्रोफिज्म मतलब पटल विरूपण के बारे में। तो पृथ्वी की परपटी के हिस्से को हिलाने, ऊपर उठाने या निर्माण करने वाली सभी प्रक्रियाएं हैं और ये जो है वो ऑरोजेनिक परिवर्तनों का निर्माण करती हैं, ठीक है। ये एपिरोजेनिक पृथ्वी की परपटी के बड़े हिस्से का उत्थान या विरूपण करती हैं। भूकंप की बात करते हैं। अर्थक्वेक्स पृथ्वी की सतह पर का हिलना भूकंप कहलाता है और यही जो है वो प्लेट विवर्तनिक मतलब प्लेट टकटकने के लिए जिम्मेदार होती हैं। अंतर्जनित बल। अगला होता है बहिर्जनित बल मतलब एक्सोजेनिक फोर्स। तो पृथ्वी की सतह पर कार्य करने वाले बल बहिर्जनित बल होते हैं। बहिर्जनित भू आकृति प्रक्रिया से आशय उन सभी प्रक्रियाओं से है जो धरातल पर बाह्य रूप से क्रियाशील होकर परिवर्तन लाते हैं। पृथ्वी की राहत विशेषताओं को तोड़ना, घिसाव और
अनाच्छादन मतलब डिनुडेशन से संबंधित हैं। बहिर्जात एजेंट जो हैं वो कौन कौन से होते हैं? बहता पानी मतलब वाटर, हवा, विंड, भूजल और लहरें, ये सब बहिर्जात एजेंट होते हैं। सभी बहिर्जात प्रक्रियाओं बलों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत जो है वो सिर्फ एक ही है, वो क्या है? सूर्य, सन। आगे हम बात करते हैं अवक्षय की, बैदरंग की। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है उसे हम अवक्षय बैदरंग कहते हैं। यह एक इन सीटू प्रक्रिया है, जो पृथ्वी की चट्टानों का टूटना जो है वो, ठीक है, ये एक इन सितु प्रक्रिया है। हिमालय की बात करते हैं तो ये लगातार वृद्धि कर रहा है। इसमें इंट्रूसिव बल जो है वो बहिर्जात बल से एक्सोजेनिक फोर्स से ज़्यादा है, और जबकि अरावली जो है वो ये लगातार कमी हो रही हैं। इसमें जो एक्सोजेनिक फोर्स है ज़्यादा है और अंतर्जनित बल कम देखने को मिल रहा है इस कारण से। आगे देखते हैं कि बुद्ध के काल में कितने महाजनपद थे। तो बुद्ध के काल में टोटल 16 जनपद देखने को मिलते, ठीक है, जिसमें कि मृतभांड, OCP, PGV, PGW, NBW और NBPW के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये हैं ओल्ड कॉपर। OCP जो है वो गैरिक मृतभांड मतलब गेरू रंग के बर्तन होते हैं, ये नवपाषाण काल में प्रयोग किए गए। PCB मतलब पॉलिश्ड ग्रे बेयर हैं, जो कि चित्रित धूसर बर्तन हैं, जो कि ताम्रयुगीन सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में यूज किए जाते हैं। और ये हैं न्यू ब्राउन बेयर। तो ये जो पूर्व लोह युग था उसमें उत्तरी काल में बर्तन देखने को मिले हैं, और जो न्यू ब्राउन पॉलिश्ड बेयर देखने को मिले हैं ये आपके न्यू ब्लैक हैं, सॉरी ब्लैक है ना। तो ये न्यू ब्लैक पॉलिश्ड बेयर जो है उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन देखने को मिले हैं, और ये उत्तर लोह युग में देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं, भारत जो है वो 600 ईस्वी पूर्व 16 महाजनपद में बटा हुआ था। आर्य की बात करते हैं तो ये मध्य एशिया से आए थे, अलग अलग जातियों में विभाजित थे। जन जो कि जन से फिर जन के क्षेत्र से जनपद बना, जो कि कई जनपद मिलकर तैयार हुए, और कई जनपद मिलकर क्या बने? फिर महाजनपद, ठीक है। तो 16 जनपदों को हम क्या बोलते हैं? टोटल ये महाजनपद हैं। सबसे शक्तिशाली जो राजा था, सबसे शक्तिशाली जो उस समय था, मगध था। आगे हम बात करते हैं बुद्ध की साहित्य के बारे में। तो हमें बुद्ध के बारे में अंगुत्तर निकाय और दीर्घ निकाय से पता चलता है। अंगुत्तर निकाय में कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख है, जो कि 16 महाजनपद के बारे में बताता है, और दीर्घ निकाय में सिर्फ 12 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला है जैन साहित्य। जैन साहित्य में भगवती सूत्र में हमें 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। अब एक बार दोस्तों हम पूरे 16 महाजनपद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, तो ये था अंग, राजधानी चंपा, और आधुनिक स्थिति जो है मुंगेर भागलपुर में देखने को मिलती है। मगध जो राजगिरी पाटलिपुत्र पटना साइड का जगह है उधर देखने को मिलता है, गया पटना में। अगला है काशी। काशी जो है बनारस था उस समय, और इस समय इसका नाम बनारस है। बत्स कौशाम्बी था, और इस समय इलाहाबाद है। कौशल श्रावस्ती और अयोध्या वाली जगह थी, वो कौशल थी, और अब ये पूर्वोत्तर यूपी में देखने को मिलती है। सूरसेन मथुरा इसकी राजधानी थी, सूरसेन, और ये अब प्रेजेंट में मथुरा ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है पांचाल। तो पांचाल जो है वो अक्षत्र, कापिल और पश्चिमी यूपी बरेली में देखने को मिलेगा। कुरु इंद्रप्रस्थ का पुराना नाम, मेरठ और दक्षिणीपुर हरियाणा की जगह है। मत्स्य विराटनगर को बोलते हैं, और वर्तमान में हम विराटनगर को जयपुर बोलते हैं। चेदी की बात करते हैं तो ये सेतीवती बांधा देखने को मिला है बुंदेलखंड में, और अवंती जो है वो उज्जैन माहिष्मती का राज्य देखने को मिला है, और वर्तमान में इसको हम MP और मालवा के क्षेत्र में देखते हैं। गांधार तक्षशिला में था, रावलपिंडी, और कंबोज जो है वो पूछक हाटक एंजोर हजरा में देखने को मिला। अस्मक जो पुराना नाम था प्रतिष्ठान पैठान की राजधानी थी, गोदावरी की नदी के तट पर है। बज्जी वैशाली राजधानी थी, और वर्तमान में वैशाली बोलते हैं। अगला है मल्ल, और मल्ल जो है कुशीनगर या कुशीनारा पुराना नाम था, वर्तमान में इसका नाम देवरिया यूपी में देखने को मिलेगा। तो ये टोटल आपको ये सब जगह ये 16 महाजनपद भगवान बुद्ध के काल में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्सत पर अपना पहला उपदेश दिया था? तो भगवान बुद्ध ने सबसे पहले सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि गौतम बुद्ध जो कि शाक वंश से क्षत्रिय थे, इनका जन्म 563 बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी, गौतम बुद्ध की। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, माता का नाम माया था, और सैतली माँ जो थी वो महाप्रजापति गौतमी थी,
ठीक है, जिनको सौतेली माँ मौसी थी ये। और महाप्रजापति गौतमी प्रथम बिछड़ी थी। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ, उसके बाद बनारस में दिए महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम जो है यशोधरा था, बेटे का नाम राहुल था। गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की आयु में किया। इनके फर्स्ट शिक्षक थे तो वो अलार कलाम थे, और सेकंड जो थे अट्ट कराम पुत्र थे। ज्ञान प्राप्ति इनको बोध गया के नीचे उरुवेला बोध गया बिहार में हुआ है, जो कि निरंजन नदी के तट पर स्थित है उरुवेला। आगे बात कर लेते हैं हम बुद्ध जीवन के महत्वपूर्ण प्रतीक के बारे में दोस्तों। तो बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण प्रतीक जो देखने को मिलेंगे आपको वो थे कमल। कमल जन्म का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग, जिसको महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। अगला है बोध, बोधि वृक्ष जो कि ज्ञान प्राप्ति का स्थल था, निर्माण के रूप में जानते हैं। पहिया, पहला उपदेश देने के लिए। धर्म चक्र परिवर्तन, और स्तूप जो है वो मृत्यु या महापरिनिर्वाण के बारे में जानता है। नेक्स्ट है घोड़ा। घोड़ा जो कि कंथक था, और रथ चन्ना था इनका। क्वेश्चन नंबर 9 कि इब्न बतूता जो दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत आया था, मूल रूप से किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता जो दिल्ली सल्तनत के कारण भारत आया था, ये मोरक्को का निवासी था। मोरक्को का निवासी था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था ये, ठीक है, इब्न बतूता। इसने पुस्तक जो लिखी है मोहम्मद बिन तुगलक की, वो है रहला, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की जो पुस्तक है उसका नाम है रहला या रहला। 1325 से 1331 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक थे। और दीवान कोही की स्थापना की है, कृषि विभाग की स्थापना किसने की है? मोहम्मद बिन तुगलक ने, MBT ने दीवान कोही की स्थापना की है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद स्थापना की। और मार्को पोलो जो है वो पांड्या के समय पे आया था। तो याद रखेंगे इल्तुतमिश जो है वो मोरक्को निवासी, मोहम्मद बिन तुगलक किस समय पे आया, और मार्को पोलो जो आपका पांड्या के समय पे भारत आया। कुछ यात्रियों का विवरण और देख लेते हैं, जैसे कि इब्न बतूता हरिहर और बुक्का के समय पे आया। हरिहर और बुक्का विजयनगर राज्य की स्थापना की 1336 ईस्वी में की, ठीक है, कर्नाटक राज्य में देखने को मिलता है। अगला है डुआडो बारबोसा। तो डुआडो बारबोसा और डोमिंगो पीस ये कृष्णदेव राय के समय पर आए। याद रखेंगे इब्न बतूता तो हरिहर और बुक्का के समय पे आया, लेकिन डुआटे बारबोसा और डोमिंगो पीस जो है वो कृष्णदेव राय के समय पर भारत में आए थे। नेक्स्ट है निकोलस कोंटी। तो ये देवराय बन के समय पे आया निकोलस कोंटी। और अब्दुल रज्जाक के समय पे दूसरे आए देवराय सेकंड, ठीक है। और फर्नियाओ नुनीन जो है वो अच्युत राय के समय पर भारत में एक यात्री थे। कौन से? फर्नियाओ नुनीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का ने कितने मंत्री थे? बुक्का राय किसके मंत्री थे? अच्छा, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक जो हरिहर और बुक्का थे वो किसके मंत्री थे? तो ये कंपली के मंत्री थे। किसके? कंपली के। चालुक्य की बात करते हैं तो बनवासी के कदम्ब के सामंत थे जी चालुक्य। बनवासी के कदम्ब के फ्यूडिटरी थे। पूर्वी गंग राजवंश की बात करते हैं तो ये कोणार्क सूर्य मंदिर इन्होंने बनवाया पूर्वी गंग राजवंश ने, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आपको दोस्तों पढ़ के ही जाना होगा, याद करना होगा, आप लिख लीजिए कहीं, ज़्यादा अच्छा है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य का देखो इसमें हमें 4 संगम देखने को मिले हैं राजवंश। विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 राजवंश देखने को मिले हैं, संगम, सुलभ, तुलुभ, अराईवीडू। तो संगम का जो काल था वो 1336 से लेकर 1485 था। इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की। सुलभ की स्थापना सुलभ नरसिम्हा ने की 1485 से लेकर 1505 तक। और तुलुभ की स्थापना जो है वो वीर नरसिम्हा या नारायण नायक ने की 1505 से 1570 तक। और अराईवीडू जो 1570 से 1650 तक देखने को मिले हैं वो तिरुमाला के नाम से संस्थापना की, संस्थापक थे इसके अराईवीडू के। अगला देखो अराईवीडू जो राजवंश है ये 1570 से 1650 तक रहा। तो 1565 में क्या हुआ? तालीकोटा या राक्षस तगड़ी का युद्ध हुआ 1565 में, जिसमें कि अराईवीडू राजवंश की स्थापना से पहले हुआ था, ठीक है। और जिसमें हुआ क्या कि तालीकोटा के युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा, BAG से याद रखेंगे बैक से, कौन कौन सा? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, ये तीनों को, इन तीनों पर शासन किया गया, इन तीनों पर आक्रमण किया गया। अंतिम शासक उस समय देखने को मिला श्रीरंगा III जो कि 1678 ईस्वी में था। अच्छा, राक्षस तगड़ी जब युद्ध हो रहा था उस समय सदाशिव राय जो है तुलुभ के कठपुतली शासक थे और आलिया राम राय मुख्यमंत्री थे, दक्कन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाले। और SSC परीक्षा के अनुसार अराईवीडू वंश का अंतिम शासक यही थे, कौन? अलिया राम राय, याद रखेंगे अलिया राम राय अंतिम शासक थे।
क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, समष्टि अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस अध्ययन से संबंधित है? तो ये संसाधनों की बेरोजगारी के पीछे के कारण, बिल्कुल सही है। कुल उत्पादन का निर्धारण यही करता है समष्टि अर्थशास्त्र, तो दोनों ही आंसर सही है। 12वां क्वेश्चन है कि किस देश में एक विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास सहित अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन की मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है, जीडीपी। तो सकल घरेलू उत्पाद जो है हमारे देश में किसी भी देश की सीमाओं के भीतर एक समय अवधि में आमतौर पर 1 वर्ष उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को जीडीपी, ठीक है, हमने जीएसटी लागू की थी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी कर जो आया था वो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, जीएसटी। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आगे है जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, देशों के निवासियों द्वारा देश में या विदेशों में 1 वर्ष से किए गए अंतिम रूप से उत्पादन कुल वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। जीएनपी क्या होता है? ये जीडीपी प्लस विदेशों से शुद्ध आय कारक को ही हम जीएनपी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। तो एनएनपी कैसे निकालते हैं? तो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन एनएनपी आ जाएगा, और जीएनपी निकालना हो तो जीडीपी प्लस एनएफआईए। ठीक है, इससे निकाल लेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि देखो 13वां क्वेश्चन, नारियल की भूसी किस ऊतक से बनी होती है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नारियल की भूसी किस ऊतक से बनी होती है? तो ये दृढ़ ऊतक से बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं स्क्लेरोकाइमा। ठीक है, दृढ़ ऊतक से बनी होती है। आगे देखते हैं, ऊतक हमारे 2 प्रकार के होते हैं, टिश्यूज, स्थायी ऊतक, और एक तो स्थायी ऊतक के बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो सरल और जटिल ऊतक होते हैं। अब स्थायी ऊतक के प्रकार देखो, सरल ऊतक में कौन कौन से आते हैं? आपके मृदूतक, जो इसको हम पैरेन्काइमा बोलते हैं, दूसरा है कोलेनकाइमा, और तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा। तो ये सरल ऊतक में आते हैं कौन कौन से हमारे? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो कि दृढ़ता प्रदान करता है, नारियल की जो हस्क होती है वो स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। कोलेनकाइमा जो है वो पत्ती के डंठल और द्विबीजपत्री पौधों के तने में होते हैं। सेल संरचना जो कि जीवित लिविंग में देखने को मिलती है, इनमें लंबी संरचना पाई जाती है, एलोंगेटेड होते हैं। कोनों पर अनियमित रूप से मोटा होना पत्तियों का, बहुत कम अंतरकोशिकीय स्थान, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है इसमें। और कार के बारे में बात करते हैं तो देखो, इनका कार जो है वो यांत्रिक ऊतक, मतलब मैकेनिकल टिश्यूज के रूप में काम करते हैं, यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं, लचीलापन प्रदान करते हैं कोलेनकाइमा, और भागों को मोड़ने में सहायता या अनुमति प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे कि ट्रेंडल्स, स्टेम्स ऑफ क्लिम्बर्स, ये सभी कोलेनकाइमा में आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मृदु ऊतक की, जो कि पैरेन्काइमा होते हैं। ये खाद्य और भंडारण ऊतक होते हैं। कुछ मामलों में इसमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए इसे कोलेनकाइमा या क्लोरेनकाइमा कहा जाता है। जब शिथिल रूप से पैक किया जाता है तो अंतरकोशिकीय स्थान मौजूद होते हैं, जिसे एरेनकाइमा या कहा जाता है। एरेनकाइमा भागों में उछाल, मतलब बायोंसी प्रदान करता है और उन्हें तैरने में मदद करता है, एरेनकाइमा। ठीक है, दृढ़ता कौन प्रदान करता है? मतलब रिजिडनेस वो स्क्लेरेनकाइमा करता है, रिजिडनेस। जैसे कि पौधों की कठोरता, मतलब टफनेस इसमें प्रदान करता है। बाहरी भागों में उपस्थित, जैसे कि छाल और नारियल की भूसी वगैरह में स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। नेक्स्ट है जटिल ऊतक के बारे में बात करते हैं। तो देखो, अभी तो सरल ऊतक पढ़े, अब कॉम्प्लेक्स या परमानेंट टिश्यूज के बारे में बात करते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फोइलम, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। तो सरल ऊतक में आपने 3 देखे हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, और जटिल ऊतक में देख रहे हैं आप जाइलम और फोइलम। तो 1 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है ये जटिल ऊतक। ये कोशिकाएं समान कार्य करने के लिए समन्वय करती हैं। कार्य होता है इनका जल, खनिज और खाद्य सामग्री का परिवहन करना। प्रकार 2 हैं, जाइलम और फोइलम। जाइलम का मतलब होता है संवहनी ऊतक, और वस्कुलर टिश्यूज ये होते हैं। जाइलम जो है, अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये जल को
जल का ट्रांसफ़र करता है कि संचालन ऊतक होता है। जड़ों से अंकुर तक पानी और खनिजों का संचालन करता है जाइलम। एक और संचालन होता है इसका, वन वे कंडक्शन करता है जाइलम। ठीक है, जड़ों से पत्तियों तक, वापस थोड़ी ना पत्ती से यहाँ तक पानी आएगा। ठीक है, ये इसलिए इसको हम वन वे कंडक्शन कहते हैं। इसके 4 भाग होते हैं, कौन कौन से? टेंड्रिल्स, बीजल्स और जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स डेड। ठीक है, तो टेंड्रिल्स और बीजल्स जो हैं ये लिविंग होते हैं, जबकि जाइलम पैरेन्काइमा भी लिविंग में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम जो है वो भोजन का संचालन करता है। ये 2 और संचालन होता है, ये 2 वे कंडक्शन होता है। पूछा गया है कि कौन सा टिश्यू है जो 2 वे कंडक्शन करता है, 2 वे ट्रांसफ़र करता है, तो वह फ्लोएम। इसके 4 भाग होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। तो छलनी ट्यूब सहयोगी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। अब इनकी हिंदी नहीं होती है, इंग्लिश में होंगे। ठीक है, तो इनका ये फिगर नीचे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मिठाइयों को सजाने के लिए चांदी की बहुत पतली चादरें तैयार करने के लिए धातुओं के 2 गुणों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये नरम और चमक, मतलब ये बहुत ज़्यादा शाइनिंग वाली होती हैं, लस्टर्स होती हैं और बहुत ज़्यादा कोमल, ठीक है, मुलायम होती हैं। तो नरम और चमक का प्रयोग किया जाता है। अब देखो जरा, हम धातुओं के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या होता है? अघात वर्तनीय होती हैं, मतलब मेलेबल होती हैं बहुत ज़्यादा। तो धातुओं का एक ऐसा भौतिक गुण जो बिना टूटे हथौड़े से पीटने, दबाने या पतली चादरों में रोल करने की उनकी क्षमता को परिभाषित करता है, उसे हम अघात वर्तनीयता कहते हैं। तो सोना सबसे अधिक अघात वर्तनीय, मतलब मेलिएबल धातु है, लचीला धातु है। ठीक है, अगला है तन्यता। तन्यता मतलब डक्टिलिटी उसकी। तो तन्यता किसी पदार्थ की तनाव के प्रति प्रतिक्रिया में स्थायी रूप से विकृत होने की क्षमता है। उदाहरण के लिए अधिकांश सामान्य स्टील काफ़ी तन्य होते हैं और वे स्थानीय तनाव सांद्रण को समायोजित कर सकते हैं। तो 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबा तार तक बना सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबा तार तक बना सकते हैं, ये तन्यता में आता है। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स के बारे में बात करते हैं। तो इनमें देखो डक्टिलिटी होती है, डक्टिलिटी के बाद इनमें मेलिबिलिटी देखने को मिलेगी आपको। डक्टिलिटी मतलब ये तन्यता, तन सकते हैं। मेलिबिलिटी का मतलब आघात वर्तनीय, चादर के रूप में बना सकते हैं हम इनको। ये चमकदार होते हैं, लस्टरस, सॉलिड होती हैं, तो सॉलिडिटी। और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक होती हैं, कौन सी? धातुएँ। ठीक है, ये सब धातुएँ, इनमें ये गुण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि रासलीला राधा और कृष्ण के आध्यात्मिक और शाश्वत प्रेम पर आधारित किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है? तो ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है रासलीला। आगे बात करते हैं तो अष्टपदी जयदेव, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? जयदेव। ठीक है, गीत गोविंद को भी किसने लिखा है? जयदेव ने। मणिपुरी के बारे में बात करते हैं। तो देखो मणिपुरी वैष्णव फॉर्म एक डांस है, जो कि यहाँ पर और भी डांस होते हैं, कौन कौन से? मणिपुरी रासलीला, जो कि राधा कृष्ण यानी कि इसके प्रवर्तक हैं, जो राजर्षि भाग्यचंद्र हैं वो इसके प्रवर्तक हैं, राधा कृष्ण मणिपुरी रासलीला के। ठीक है, जो कि एक राधा कृष्ण का डांस है। संकीर्तन जो कि पुंग ड्रम या जोगोई या चोलम जनजाति के लोग करते हैं, और जोगोई जो है वो पुंग ड्रम है, और ये चोलम जो है वो पुरुष लोग करते हैं। नेक्स्ट है थांगटा। थांगटा जो है वो एक मार्शल आर्ट है मणिपुर का। आगे देखते हैं, जयदेव की गीत गोविंद की अष्टपदी मणिपुर में गाई गई है, इसलिए ऊपर लिखा गया है कि देखो जयदेव की लिखी गई पुस्तक जो है गीत गोविंद है, जो कि मणिपुरी अष्टपदी में गाई गई है। देवी के साथ उपनाम मणिपुरी नृत्य के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कलावती देवी, गंभिनी देवी, ये याद कर सकते हैं आप इनके एक्सपोनेंट्स को। और इसके अलावा हम कुछ एक्सपोनेंट्स देखते हैं मणिपुरी नृत्य के, जैसे कि झावेरी सिस्टर्स बहुत फेमस हैं, बिम्बावती देवी और निर्मला मेहता, गुरु बिपिन सिंह, जिनको हम हंजवा के नाम से जानते हैं, जो कि मणिपुर के राजा थे, गुरु बिपिन सिंह। ठीक है, चारू माथुर, दिव्यानी चालिया और अलूना काबुइनी, तो ये सभी मणिपुरी नृत्य के प्रवर्तक हैं। अन्य कुछ और भी देखने को मिलेंगे, जैसे राजकुमार सिंहजीत सिंह और नीलेश्वर मुखर्जी भी मणिपुरी डांस के फेमस एक्सपोनेंट देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि लाड़ा लाड़ी, ठीक है, लाड़ा लाड़ी जो है एक लोक नृत्य है, जिसमें दूल्हा दुल्हन को कंधों पर उठा लिया जाता है और लोग जोड़े के चारों ओर नृत्य करते हैं। तो ये भील जनजाति करती है, कहाँ पर? राजस्थान में।
लाड़ा लाड़ी नृत्य। ठीक है, घूमर राजस्थान का है और एमपी में भी भील जनजाति पाई जाती है। तो भील जनजाति एमपी और राजस्थान दोनों में है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कौन सा त्यौहार जिसमें कि नाग देवता मनसा की पूजा की जाती है भारत में बंगाल, बिहार और झारखंड जैसे कुछ हिस्सों पर मनाया जाता है? तो यह बिहुला त्यौहार। कौन सा है ये? बिहुला त्यौहार, जहाँ पर नाग देवता की पूजा की जाती है। असम के बारे में बात करते हैं, असम के डांस देख लेते हैं। कुछ हम त्यौहार हैं असम के, डांस नहीं त्यौहार हैं। तो असम की बहू ने बाई को पटक पटक के रंगीन कर दिया और उसकी अली के अब्बू के साथ मजली फेस्टिवल देखने चली गई। तो बहू से बिहू फेस्टिवल, बाइको से बाइको फेस्टिवल और पटक से देहिंग पटकई फेस्टिवल। ठीक है, रंगीन कर दिया, रोंगकर मतलब करबी जनजाति मनाती है। अली अली लिगोंग अम्बुबाची फेस्टिवल, अली अली लिगोंग अम्बुबाची फेस्टिवल कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है ये। और माजुली फेस्टिवल, बिसागु और बिहू के बारे में बात करते हैं तो आपको असम में 3 प्रकार के बिहू देखने को मिलेंगे, बोहाग बिहू, माघ बिहू, काटी बिहू। बोहाग बिहू बैसाख महीने में अप्रैल के महीने में मनाया जाता है जिसको हम रंगोली के नाम से जानते हैं। माघ बिहू माघ जनवरी महीने में मनाया जाता है जिसको हम भोगली बिहू के नाम से जानते हैं। काटी बिहू कार्तिक महीने अक्टूबर में मनाया जाता है जिसको हम दोस्तों कोंगली बिहू के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इतने फैक्ट्स आपको याद करना है। बाई को देखो क्या है कि राभा जनजाति द्वारा मनाया जाता है फसल पूर्व त्यौहार है। देहिंग पटकई 3 आदिवासी महोत्सव है, जनवरी में तिनसुकिया जिले के लेखा पानी में मनाया जाता है। अली अली लेगोंग जो है मिसिंग जनजाति का फसल त्यौहार है। अम्बुबाची यह कामाख्या मंदिर में देवी कामाख्या के मासिक धर्म का प्रतीक है, इसे अमेठी तांत्रिक प्रजनन त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। रोंकेर करबी जनजाति मनाती है और जुनबील मेला जो है इस मेले में वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। कहाँ पर? जुनबील मेला में। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अनीता देसाई द्वारा लिखित अंग्रेजी उपन्यास इन कस्टडी में किस काल्पनिक शहर का उल्लेख किया गया है? तो ये मीरपुर है। ठीक है, अनीता देसाई की कुछ पुस्तक हैं जो कि फास्टिंग फीस्टिंग, द ब्लेजेस बाय द सी, ये अनीता देसाई की हैं पुस्तकें। और पुत्री इनकी जो किरण देसाई, इन्होंने द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक लिखी है जिसको कि बाद में चल के पुरस्कार भी मिला है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। क्वेश्चन नंबर 19, जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण शुद्ध खेती करने वाले क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो माप को क्या कहा जाता है? ऐसी माप को हम फिजिकल डेंसिटी बोलते हैं, मतलब शारीरिक घनत्व बोलते हैं। तो जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करते हैं तो प्रति वर्ग किलोमीटर में देखी जाती है ये। 2011 के अकॉर्डिंग भारत की जनगणना थी वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थी। ठीक है, और 2001 के अनुसार 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिल रही थी। आगे राज्य के बारे में बात करते हैं तो अधिकतम जनसंख्या जो बिहार में देखने को मिलेगी यूटी। ठीक है, अधिकतम जनसंख्या जो प्रति घनत्व के बारे में बात करते हैं पर किलोमीटर का जो डेंसिटी है तो बिहार की सबसे ज़्यादा डेंसिटी है राज्यों में, और न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश क्योंकि 17 व्यक्ति पर किलोमीटर रहते हैं। दूसरे नंबर पर मिजोरम 52 व्यक्ति पर किलोमीटर। यूटी के बारे में बात करते हैं तो दिल्ली में बिहार के जस्ट 10 गुना 11,320। अंडमान निकोबार में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। और जिला के बारे में बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट जो दिल्ली है सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, और न्यूनतम में दिबांग घाटी जो अरुणाचल प्रदेश की है वहाँ पर सबसे कम जनसंख्या देखने को मिलेगी। आगे जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करते हैं तो बिहार का सबसे ज़्यादा घनत्व है जनसंख्या में। ठीक है, बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर केरल, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले ये राज्य हैं। एग्रीकल्चर शॉर्ट जो है वो किससे संबंधित है? देखो तो ये क्रिकेट से संबंधित एक शब्द है एग्रीकल्चर शॉर्ट। कृषि जनगणना जो है वो प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं दोस्तों। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है तो ऑलरेडी ये मैचिंग है, आप बस पढ़ते जाइए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में शुरू की गई थी। मध्याह्न भोजन योजना जो कि मध्य प्रदेश ने शुरू की थी 1995 में, मध्याह्न भोजन योजना। राष्ट्रीय प्रत्यायन मूल्यांकन परिषद की स्थापना 1995 में की गई है, और अखिल भारतीय तकनीकी एवं शिक्षा परिषद की स्थापना 1945 में की गई थी। तो मध्याह्न भोजन योजना जो है सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ हम लेक्चर 5 दोस्तों कंप्लीट कर चुके हैं। तो वेरी वेरी थैंक यू यहाँ आप मेरे साथ कनेक्टेड होने के लिए। अब हम मिलेंगे आपसे लेक्चर नंबर 6 के साथ, तो आप कनेक्ट रहिए। मैं टोटल 30 लेक्चर्स कंप्लीट करूँगा यहाँ पर। ठीक है, और फिर मैं देखो ट्राई कर रहा हूँ कि एनटीपीसी की जो ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ था उसकी अपने पास एक्चुअली में फुल पीडीएफ है, तो उसके भी आप कहो तो मैं जीके विथ एक्सप्लेनेशन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, जीके क्वेश्चंस या फिर आप जो भी टॉपिक बताएं उसमें से वो हम कंप्लीट कर लेंगे ग्रेजुएट लेवल पे। ओके, फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर,
जय हिंद।